हेलो बेटा। तो नमस्कार सभी को। तो प्यारे बच्चों, टीएनआई का मंच है। तो बेटा जैसे कि हमने केवीएस पीजीटी हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, तो बेटे आज टेस्ट सीरीज 2 लेकर मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें हिंदी से संबंधित जो केवीएस पीजीटी हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 जो प्रश्न पूछे जाते हैं जो मेंस पेपर में, वो 100 प्रश्नों का यहाँ पर पूरा का पूरा आपका टेस्ट होगा। और प्यारे बच्चों, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि सारा एनसीईआरटी का निचोड़ लास्ट तक, ये नहीं कि शुरू में हिंदी साहित्य का इतिहास है तो हम लास्ट का ना देखें, लास्ट तक प्रत्येक उसको शामिल किया गया, चाहे व्याकरण है, चाहे बेटा हिंदी साहित्य है, चाहे एनसीईआरटी है, या फिर चाहे हिंदी शिक्षण है। तो भी ज़्यादा समय खराब न करते हुए बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की तरफ आते हैं भाई जी। तो केवीएस पीजीटी हिंदी टेस्ट 2 है भाई ये। इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जी आपके सामने। हाँ जी, इस्तवार दा ला लिटरेचर का अनुवाद किसने किया था? गासा दा ताशी का ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य इतिहास का, तो इसका अनुवाद किसने किया था? बेटे इसके अगर हम अनुवाद की बात करें तो ये लक्ष्मी सागर ने किया था भाई इसका जी। वाराणसी भी है, कई जगह सागर भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भाई। भारत में सूफी मत के कितने संप्रदाय थे? देखिएगा, सूफी मत जो है वो पूरे विश्व में प्रचलित था। अपने भारत देश में कितने सूफी मत प्रचलित थे? तो बेटे जी, भारत में जो सूफी मत के कितने संप्रदाय प्रचलित थे बेटे, बेटे इसका ना जी बी उत्तर है, अर्थात 4 संप्रदाय प्रचलित थे। 3, 5, 6 जी 4 संप्रदाय बेटा अपने यहाँ पर प्रचलित थे सूफी मत के। आगे बढ़ते हैं, किस ग्रंथ को प्राकृत पिंगल का सूत्र कहा गया है? कौन सा ग्रंथ है ऐसा जिसको प्राकृत पिंगल का सूत्र कहा गया है? ए प्रबंध चिंतामणि, बी प्राकृत अनुशासन, और सी है प्राकृत पैंगलम, डी है प्राकृत व्याकरण। तो प्यारे बच्चों, प्राकृत पैंगलम जो ग्रंथ है इसको प्राकृत पिंगल कहा गया। देखो पैंगलम ये जो ग्रंथ है व्याकरण और बेटे छंद शास्त्र से संबंधित है, क्योंकि छंद के जन्मदाता पिंगलाचार्य माने जाते हैं। तो बेटा प्राकृत में छंद के बारे में पिंगल, पिंगल से बन जाएगा पिंगलाचार्य जी। तो बेटे ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। आइए चौथा क्वेश्चन है, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली क्या थी? जैन साहित्य लिखा गया आदिकाल में सबसे ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय शैली कौन सी थी? ए फागु, बी रास, सी रासो, और डी है भी छंद। तो भी जैन साहित्य में सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों रास काव्य लिखा गया है जी, रास। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? भी हिंदी साहित्य का पहला जो इतिहास है वो किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू। हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास है गासा दा ताशी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था बेटा, क्योंकि वो फ्रांस का निवासी था। बिफोर बेस्ट। अपना स्कोर कार्ड जरूर चेक करें। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने कहा? जो भक्ति आंदोलन है उसको ईसाइयों की देन किसने कहा? गारसा दा तारसी, डॉक्टर गरियर्सन, सी गुलाब राय, डी रामचंद्र शुक्ल। तो बेटा डॉक्टर गरियर्सन ने, डॉक्टर कह लो या जॉर्ज इब्राहिम गरियर्सन, इंग्लैंड का था, इसने माना कि हिंदुस्तान में जो भक्ति की शुरुआत हुई वो ईसाइयों की देन है जी भाई। बढ़ते हैं आगे, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह कथन किसका है? भी साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, अर्थात आप तपस्या करते हैं, साधना करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, उसी तरह से साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्य है, यह कथन किसका है? ये बेटा आज पहले ऑप्शन पर है राहुल सांस्कृतियान, बी पर है रामचंद्र शुक्ल, सी पर है राम कुमार वर्मा, डी पर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा बी फॉर बेस्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये भी। बढ़ते हैं आगे, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो कृष्ण के साथ साथ राधा की भी महत्ता को या महानता को दर्शाता है? जी श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या सनक संप्रदाय। तो प्यारे बच्चों 8वें के लिए ये सनक संप्रदाय जो है ये कृष्ण के साथ साथ राधा को भी महत्व देता है, महत्ता मानता है भी। वैसे एक संप्रदाय चला भी हुआ है, ये तरिवंश ने चलाया था भी जी, वो संप्रदाय आपको भी पता है। तो प्यारे बच्चों
राधा वल्लभ संप्रदाय नाम से जाना जाता है। एक सनक संप्रदाय था, इसमें भी राधा जी को कृष्ण के साथ साथ महत्ता दी गई है। यहाँ पर वो संप्रदाय नहीं है, इसलिए 4 ऑप्शन मैंने बनाए हैं कि आप गलती करने से बचें। सनक संप्रदाय भी राधा जी को महत्व देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास के जो गुरु थे बेटे, ए ऑप्शन पर है नरहरिदास, बी पर है रामानंद, सी पर है रामानुजाचार्य, डी पर है वल्लभाचार्य। तो बेटे तुलसीदास जी आपके 10th क्लास में भी है प्यारे बच्चों, 11th क्लास में भी तुलसीदास जी हैं, 12th में भी है। तो बेटे तुलसीदास से पूछा जाएगा, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास जी थे। नरहरिदास कह ले या नरहरियानंद कह ले जी। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? ये सूफी काव्य है भाई, रचनाकार है उस्मान, रचना का नाम है चित्रावली। तो इसका बताना आपको, नायक ए है सुभान, बी है सुजान, सी पर है चित्रसेन और डी पर है बेटे उस्मान। तो प्यारे बच्चों जो उस्मान जो है उसकी रचना है चित्रावली, और इसके जो रचनाकार है उस्मान हो गए, और बेटे इसका नायक है सुजान। ऐसा बढ़िया चित्र बनाया मानो जान डाल दी सुजान। बेटे ट्रिक के साथ करा रखा है प्यारे बच्चों मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ए रामचरितमानस, बी रामचंद्रिका, सी पृथ्वीराज रासो, डी पद्मावत। हिंदी का जो बेटे पहला महाकाव्य है आदिकाल में लिखा गया है, वो पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। वैसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन बेटे एक बात और ध्यान रख लेना, अगर पेपर में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे पहला महाकाव्य मानते हैं, तो महाकाव्य वो फिर भी ना चाहकर भी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानते हैं। इस पर सभी विद्वान एक मत है भाई। बढ़ते हैं बेटा आगे। अमृत वर्षा करने वाला कवि किसे कहा जाता है? अमृत वर्षा करने वाला कवि किसे कहा जाता है? भक्ति काल का बेटे, कबीर को, मीरा को। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं। कबीर, मीरा, आगे ऑप्शन हमारा सी आएगा, और सी ऑप्शन आपके सामने आ चुका बेटे, लीजिए। विद्यापति को, रसखान को। तो प्यारे बच्चों अमृत की बारिश करने वाला जो कवि है वो रसखान जी माना जाता है। पीयूष वर्षी मेघ के नाम से ये जाने जाते हैं। डी ठीक हो जाएगा बेटे आपका। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। संत कवि सुंदरदास के गुरु कौन थे भी? सुंदरदास के गुरु कौन थे? सुंदरदास बेटे संत कवि थे जिन्होंने श्रृंगार रस का विरोध किया। यहाँ पर इनके गुरु कौन थे? ए मलुका दास, बी अक्सर अनन्य, सी पर है दादू दयाल, डी पर है रजब अली खां। तो बेटे अगर आपसे पूछा जाता है कि भी तो सुंदरदास के जो गुरु थे बेटे वो दादू दयाल थे जी। बहुत बढ़िया बेटे, अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। नराणा जयपुर के पास जी, नराणा जयपुर के पास किन का प्रधान अड्डा है? जैसे पंथ चले थे अलग अलग, तो भी कबीर पंथियों का, दादू पंथियों का, नानक का या मुलुका दास का। अगर बात करें नराणा जयपुर के पास, तो बेटे वहां पर दादू के पोथियां हैं, जिन दादू पंथियों का प्रधान अड्डा था, वहीं पर ये सत्संग वगैरह अपना करते थे। बढ़ते हैं बेटे आगे। दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म न आना, या मर्म न आना की जगह आएगा मर्म न जाना। तो बेटे दशरथ सुत राम का तीनों लोग बखान करते हैं, ये पंक्ति किसकी है? ए जायसी, बी रहीम, सी तुलसी, डी कबीर। कबीर दास ने कहा भी दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। भी पंक्तियां आ सकती हैं, और कबीर दास की तो बिल्कुल 9th में भी 11th में भी आएगा बेटे। हाँ जी, केवीएस के लिए तैयार रहें। आगे बढ़िएगा। अमिय हलाल रस भरे श्याम सवेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि है की है बेटे? रीति काल के किस कवि की यह पंक्ति है? अमिय हलाल रस भरे। ए पर है बिहारी, बी पर है रसलीन, सी पर बेटे मतीराम, और डी पर है प्यारे बच्चों पद्माकर। तो बेटे अमिय हलाल रस भरे, अब रस से रस कर दियो बेटे, रसलीन को कर देना आप, रस से रस भर देना जी। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। नैनन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर आयो खेलन होरी। नैने नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर आयो खेल, ये विरते काल के किस कवि की पंक्ति है? घनानंद, मतीराम, पद्माकर या फिर सेनापति। प्यारे बच्चों जी ये पद्माकर की पंक्ति है कि नैनों से नचा रहे हो एक बार और मुस्कुरा रहे हो लल्ला, फिर एक बार होली खेलने आना, पद्माकर जी कहते हैं जी। बहुत बढ़िया भाई, सी उत्तर है इसका। चलो भाई आगे। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ललित लल्लाम या रसिक प्रिया। तो प्यारे बच्चों जो इनमें से मतीराम की रचना नहीं है लाडले बच्चों, वो है रसिक प्रिया, क्योंकि रसिक प्रिया केशव दास की रचना है।
और बाकी तीनों की तीनों रचना मतीराम जी की है भाई। जन्म ग्वालियर जानिबे मथुरा बसे ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में बेटा? ए केशव, बी बिहारी, सी घनानंद, डी पद्माकर। बेटे ग्वालियर में जन्म हुआ, मथुरा में ससुराल बनाई और जयपुर को अपनी कर्म भूमि बनाया, ऐसे महान कवि रीति काल के प्रतिनिधित्व को बिहारी थे। तो बेटे बिहारी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ, मथुरा में बसे, वहीं पर ससुराल बनाई और जयपुर में जयसिंह के दरबार में अपना कर्म भूमि बनाई। तो बी से बिहारी हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर बी से बिहारी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अधिकांश विद्वानों ने हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का समय माना है। ए 1843 से 1923, बी 1800 से 1900, सी 1850 से 1950 और डी है 1885 से 1950। तो बेटे अधिकतर विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो मान्य है आधुनिक काल का, वो भी यहाँ आते हैं ऑप्शन ए पर, अर्थात 1843 से 1923 भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग भी जी। आगे बढ़ते हैं बेटे। भारतेंदु कृत, देखिएगा भारतेंदु से कन्फर्म आएगा भी आपके पेपर में। भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर की विधा क्या है? अर्थात भारतेंदु की रचना है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर आपने बताना है ये कहानी है, उपन्यास है, कविता है, नाटक है कि निबंध है? ए नाटक, ए ऑप्शन पर, बी पर है मौलिक नाटक, सी पर है कविता और डी पर है उपन्यास। तो प्यारे बच्चों ये भारतेंदु जी की कविता है बेटे प्रेम सरोवर। प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रेम नाम से काफी अच्छे से लिखते थे। प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है भी? ए है भारतेंदु बेटे, बी है प्रेमघन, सी पर है राधा कृष्ण दास, डी पर है श्रीनिवास दास। तो बेटे आपको बताना है प्रेम तरंग के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो प्यारे बच्चों राधा कृष्ण दास की रचना है ये, सॉरी भारतेंदु जी की रचना बेटे, ये भारतेंदु जी की रचना है जी ये प्रेम तरंग भी। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु का जीवन काल क्या है? भारतेंदु का जीवन बेटे 1850, 1885, 1850, 1880, 1850, 1888, 1885, 1900। तो भारतेंदु जी बेटा केवल 35 साल जिए थे। 1850 9 सितंबर 1850 बेटे ये काशी में पैदा हुए और 1885 में बेटे बीमारी के कारण इनका देहांत हो गया। ऑप्शन ए बेटे बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटे अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन बेटे जी आपके सामने खुल चुका है, 24वां क्वेश्चन। अभी जल्दी आ जाए अभी पर जी। ये रहा, निम्न में से कौन सा भारतेंदु मंडल का साहित्यकार था? भारतेंदु मंडल का भी प्रताप नारायण मिश्र, प्रदीप, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, रत्नाकर। इसकी जगह आएगा कि जी ध्यान से बताएं बेटे, प्यारे बच्चों ध्यान से बताएंगे कि इनमें से भारतेंदु मंडल का साहित्यकार नहीं था, अर्थात रत्नाकर भी, जगन्नाथ रत्नाकर जी जो हैं वो भारतेंदु मंडल के नहीं थे। प्रताप नारायण मिश्र भी थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी थे, राधा कृष्ण दास भी थे और ये अपने समय के भाई अच्छे समाचार पत्र के संपादक भी थे जी, क्योंकि भारतेंदु मंडल के कवियों अपने समय के पत्रकार भी थे भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है मोनाष्टक, कन्याकुब्ज, अवलाविलाप, कृष्णस्तक, बोलचाल। तो भी आपको बतानी है कौन सी रचना महावीर प्रसाद जी की है। तो बेटे कन्याकुब्ज, अवलाविलाप ये आपकी महावीर प्रसाद जी की रचना है। समय का थोड़ा बेटे अभाव है, अदरवाइज डिटेल से बता देता। मैथिली शरणगुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा किन से मिली? हरिओद से, श्रीधर पाठक से, रामचरित उपाध्याय से और बेटे द्विवेदी जी से। प्यारे बच्चों हाँ जी, मैथिली शरणगुप्त अपना काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मानते थे, उन्हीं की प्रेरणा से ये कविता लिखते थे। तो द्विवेदी जी का मतलब है यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये इसके आदर्श हैं, ये इसके प्रेरणा स्रोत है भाई। डी फोर्डन है। विचित्र विवाह काव्य कीर्ति किसकी है? विचित्र विवाह रामचरित उपाध्याय की, अयोध्या सिंह की, श्रीधर पाठक की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? तो बेटे ये जो रचना है विचित्र विवाह ये रामचरित उपाध्याय जी की रचना है भाई। बढ़ते बेटा आगे, देखिए ध्यान से। असिस्टेंट ग्रेड से आए नए छोकरे में यशोधर को संभाहु इम्प्रोपर लगा।
देखिए, असिस्टेंट ग्रेड से आए नए छोकरे को यशोधर को समबाहु इम्प्रोसर लगा। जी, दिन भर मोबाइल पर बात करना, चौड़ी मोहरी वाली पतलून व ऊंची एडी वाली। ये आपके एनसीईआरटी से आ गए भी क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के आपके आते हैं 11th 12th के, वहां से जरा ध्यान से करना। जी, तो प्यारे बच्चों, चौड़ी मोहरी वाली पतलून व ऊंची एडी वाले जूते, टोपी व काला चश्मा लगाना, डी उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, बी है इसका, चौड़ी मोहरी वाली पतलून अर्थात बेल बॉटम पहनता था वो, और ऊंची एडी वाले जूते पहनता था। ये उसको जो है असिस्टेंट ग्रेड से आए नए छोकरे में जो यशोधर है उसको ये चीजें इंप्रेसित नहीं कर पाई भी। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर वेडिंग का तात्पर्य है, सिल्वर वेडिंग भी 50 वर्ष पूरे होना, शादी की 25वीं वर्षगांठ। सी, चांदी का उपहार। डी, चांदी के आभूषण। भी ये तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए जी, बिल्कुल शादी की 25वीं जो सालगिरह है उसको बोलते हैं सिल्वर वेडिंग भाई जी। और अगर 50वीं हो तो प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका सिल्वर की जगह गोल्ड, गोल्ड में बदल जाएगा जी। सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि प्रियतम कौन है? तो बादल, जंगल, ईश्वर या अज्ञात। सहर्ष स्वीकारा जो कविता है इसमें कवि प्रियतम कौन है? तो कौन प्रियतम बेटे? 30वां प्रश्न है। ए है बादल, बी है जंगल, सी है ईश्वर, डी है अज्ञात। ध्यान से करेंगे बेटे। तो अज्ञात है, पता नहीं कि सहर्ष स्वीकारा है जी। डी, पता नहीं किसको स्वीकारा है। रघुवीर साय निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? अर्थात रघुवीर साय किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे? प्रतीक, धर्मयुग, कल्पना या फिर नवभारत टाइम्स। तो प्यारे बच्चों, धर्मयुग जो पत्रिका है उससे रघुवीर साय नहीं, धर्मवीर भारती जुड़े हुए थे। बी हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका उत्तर। कुंवर नारायण को किस वर्ष पद्म भूषण से नवाजा गया? अभी कुंवर नारायण 11th 12th में एनसीईआरटी से, मैंने पिछले भी पेपर में आपको बताया था कि भी इस जो भी कवि, जो भी लेखक दे रखा है उसका पूरा जीवन परिचय, उसका कवि परिचय या उसका काव्य परिचय आप अच्छे से करना उस रचना के साथ साथ, क्योंकि पूछा जाएगा। तो अभी कुंवर नारायण को किस वर्ष पद्म भूषण से नवाजा गया? 2004, 2006, 2009 या फिर 2011। तो प्यारे बच्चों 2009 में कुंवर नारायण जी को दिया गया था पद्म भूषण भाई। C4 करेक्ट है। आगे बढ़िएगा। आलोक धनवा की कविता पतंग में वर्णित है, बालक के खेलों का वर्णन है, बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण है, पतंग का वर्णन है, वीरता का वर्णन है भाई। ये आलोक धनवा की कविता काफी अच्छी कविता। तो बेटे इसमें बच्चों के बारे में बताने की आलोक धनवा जी ने कोशिश की है। तो बेटा इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल सुलभ इच्छाएं, अर्थात बी उत्तर आपका ठीक हो जाएगा। बढ़ते बेटा आगे। आत्म परिचय कविता में कवि क्या संदेश देता है? आत्म परिचय प्रेम का, देशभक्ति का, मस्ती का या भी परोपकार का? तो भी मस्ती का, अपना परिचय मस्ती की तरह देता है यहाँ पर जब अपने परिचय की बात आती कि मैं तो मस्त हूँ भाई। बढ़ते बेटे आगे लीजिए। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 35 है जी। हरिवंश राय बच्चन का समस्त कृतित्व बच्चन ग्रंथावली नाम से कितने भागों में संकलित है? हरिवंश राय बच्चन की कविता है मधुशाला। और प्यारे बच्चों हरिवंश राय बच्चन डेफिनेट पूछा जाएगा आपसे पेपर में, क्योंकि 11th और 12th में जी ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। प्यारे बच्चों हरिवंश राय बच्चन की अगर हम बात करें तो इसका बच्चन ग्रंथावली है वो 10 भागों में भी ये संकलित है, 10 भागों में, ध्यान रखना इस बात का। बढ़ते हैं आगे। वंशीधर को किस अपराध का दंड मिला? जी नमक का दारोगा और वंशीधर। कर्तव्य का सच्चे ढंग से पालन करने का, नमक से भरी गाड़ियों को रोकने का, धन लेने को मना करने का, इनमें से कोई नहीं। याद कीजिए कहानी प्रेमचंद जी के भी, कर्तव्य का इसने सच्चे ढंग से पालन किया था इसलिए उसको दंड मिला। और बेटा वो उसको अपने साथ लेने आया था कि तेरी यहाँ जरूरत नहीं है, ऐसे ईमानदार और वफादार को तो मैं अपने पास रखूंगा भी। जो नमक, जिसका नमक, जी 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 जिसका नमक, याद कीजिएगा अपोलोदीन है, अल्पोदीन है या कौन है, याद रखना है आपको। प्रेमचंद ने अपने साहित्य लेखन की शुरुआत किस भाषा से की हुई? कई बार पूछा जाता है। ए अंग्रेजी, बी हिंदी और सी उर्दू, डी फारसी। भी प्रेमचंद ने अपना साहित्य लिखा था बेटे उर्दू से लिखा था। और उर्दू में बेटा ये जी
हाँ जी, उर्दू में प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, जी जी जी, याद रखना है, पूछा जाएगा। ये आपके लिए एक सवाल छोड़ दिया अभी जी। तो प्यारे बच्चों, इनका मूल नाम धनपत राय था, पता होगा आपको। कबीर के पालनहार कौन रहे? दुनिया, जुलाहा, मोची और रामानंद। कबीर का पालन पोषण बेटे जुलाहा, नीरू और नीमा जुलाहा दंपति थे, उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। इसलिए बेटे कबीर के जो पालने वाले थे कबीर को, वो जुलाहा थे बेटे। मीरा किससे अपना पति मानती थी? जी 11वीं क्लास में बेटे, तो मीरा जिसने सबका उद्धार किया है, जो राधा का प्रेम है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जिसके सिर पर मोर मुकुट है उसने मीरा ने उसको अपना पति स्वीकार किया है। बढ़ते हैं बेटे आगे। जामुन का पेड़ रचना किस लेखक की है? देखिएगा, ये हमारा प्रशासन है उस पर गहरा व्यंग किया गया है। जामुन का पेड़, उसके नीचे एक आदमी दब जाता है, तो कह रहा है कि जामुन का पेड़ किसकी रचना है? मनु भंडारी की, कृष्णचंद्र की, या फिर सैयद हैदर रज्जा की, या बेटे 40 पर है डी ऑप्शन पर बेटा शेखर जोशी। तो बेटा ये कृष्णचंद्र जी की रचना है, बेहतरीन रचना है, व्यंग किया गया है प्रशासन पर भाई जी। आत्मा का ताप किस लेखक की रचना? आप आत्मा का ताप सैयद हैदर रज्जा, कृष्णचंद्र, सी शेखर जोशी और डी है भी कृष्णनाथ। प्यारे बच्चों फटाफट, तो बेटे सैयद हैदर रज्जा की है आत्मा का ताप गई जी। राजा को ताप चढ़ गया, राजा की आत्मा बीमार हो गई, ऐसे याद रख सकते हैं हम। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशक किस पत्रिका में हुआ? या ये कह सकते हैं आप, इंदुमती जो कहानी है कि किशोरीलाल गोस्वामी की, वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ए इंदु, बी सरस्वती, सी हरिश्चंद्र मैगजीन और बेटा डी पर है ब्राह्मण। तो प्यारे बच्चों ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, याद रखना है ये। आगे बढ़ते हैं। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना? बंग महिला कह लो या राजेंद्र बाला घोष कह लो बेटा, ये इसका वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। तो इसकी कहानी है दुलाई वाली। इसको पहली कहानी किसने माना? आचार्य शुक्ल ने, राय कृष्णदास ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी ने? तो बेटे राय कृष्णदास ने प्यारे बच्चों इसको हिंदी की पहली कहानी माना है। शुक्ल जो है वो इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए आगे। जयवर्धन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जयवर्धन एक उपन्यास है, इसके उपन्यासकार कौन है? अश्क, जैनेन्द्र, यशपाल, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तो प्यारे बच्चों ये जो उपन्यास है जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। और प्यारे बच्चों जैनेन्द्र जो है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। जैनेन्द्र है, इलाचंद्र जोशी है या अगय, ये तीनों बेटे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं, जिनके ऊपर हाँ जी सिगमंड फ्रायड का प्रभाव था। हिंदी में मनस्तव के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार कौन है? एक बार फिर से सुनेंगे प्रश्न को। हिंदी में मनस्तव के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार कौन है? तो प्यारे बच्चों ए है अगय, बी है यशपाल, सी है उग्र और डी है इलाचंद्र जोशी। तो बेटा ये इलाचंद्र जोशी जी जो हैं वो ये उपन्यासकार हैं जिन्होंने बेटे मानव प्रतिष्ठा को सबसे पहले सम्मान दिलाने की कोशिश की थी अपने उपन्यासों में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे भैया हम कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं भाई, हाँ जी लीजिए भी आपके सामने खुल गया है, अर्थात ये बताना है कि कौन सी किसकी। जी पारिजात हरण विद्यापति, हनुमान नाटक हृदयराम, प्रबोध चंद्रोदय यशवंत और डी है आनंद रघुनंदन। तो बेटे 46 के लिए बिल्कुल इजी है, ये बिल्कुल इजी है भाई। आनंद रघुनंदन जी अगर हम बात करें तो बेटा ये रचना जो है वो शिव प्रसाद सिंह की नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटे, डी हो जाएगा इसका। आगे आइएगा। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? चंद्रावली रचना है तो चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने, आचार्य शुक्ल ने, डी पर है भी रामविलास
शर्मा। तो प्यारे बच्चों, रामविलास शर्मा ने इसको चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा कहा था। डी फोर डन भाई। बढ़ते हैं आगे। चलो भी आगे। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने किस निबंधकार को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना भी? प्रताप नारायण मिसल, प्रताप नारायण मिश्र बेटा, बी पर है बालकृष्ण भट्ट, सी पर है भारतेंदु और डी पर है बदनी नारायण चौधरी प्रेम घन। तो बेटे बालकृष्ण भट्ट को ज्यादातर विद्वान हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। काफी बढ़िया निबंध थे इनके बेटे। तो श्री कृष्ण लाल ने भी बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार माना है। आगे बढ़ते हैं बेटे। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? ए चंद्रोदय, बी माता का स्नेह, सी है कलिराज की सभा और डी है भाई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो बालकृष्ण भट्ट उनका पहला जो निबंध है वो है बेटे कलिराज की सभा। बढ़ते हैं बेटे आगे। जब कोई लेखक किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों में रेखांकित करता है तो उस रचना को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब कोई लेखक किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों में रेखांकित करता है तो उस रचना को क्या कहते हैं? 50वां प्रश्न है प्यारे बच्चों ये। तो बेटे रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी। तो बेटा ऐसी विधा रेखा चित्र कहलाती है। रेखा में अंकित अर्थात पंक्तियों में लिखना। आगे बढ़ते बेटे 51वां प्रश्न है आपके सामने। हिंदी में पुस्तक के रूप में पहला संस्मरण निबंध में से निम्न में से कौन सा है? एक बार फिर से सुन ले। हिंदी में पुस्तक के रूप में जिसको पुस्तक का आकार दिया गया वो निम्न में से पहला संस्मरण कौन सा है? ए महावीर प्रसाद कृत अनुमोदन का अंत, बी है बाल मुकुंद गुप्त कृत हरिओद जी का संस्मरण, सी है वृंदावन लाल वर्मा कृत कुछ संस्मरण और प्यारे बच्चों डी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कृत जिंदगी मुस्कुराई। तो पहला बताएं आपकी आपको क्या लगता है कि सर इसमें पहला ये है? तो बेटे बाल मुकुंद गुप्त कृत हरिओद का संस्मरण हिंदी का पहला संस्मरण है जिसको पुस्तक आकार में लिखा गया था भाई। बढ़िया आगे। निम्न में से कौन सी जीवनी के लेखक भारतेंदु जी नहीं है? ये कह रहा है भारतेंदु जी ने किसकी जीवनी नहीं लिखी? कालिदास, रामानुज, सूरदास या फिर अकबरनामा। सबको पता बेटे अकबरनामा भारतेंदु जी की जीवनी नहीं है, ये अबुल फजल की रचना है भाई। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया वह कौन सा था? मौत के खिलाफ, जिंदगी की लड़ाई, लक्ष्मीपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो भी हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा माना जाता है जिसके रचनाकार है शिवदान सिंह चौहान। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ। यह लगभग कितने वर्ष तक चला? ध्यान से भी। ए ऑप्शन है 5 साल, बी ऑप्शन है 3 साल, डी ऑप्शन है 1.5 साल और सी ऑप्शन है 1.5 साल बेटे और डी ऑप्शन है प्यारे बच्चों 7 साल। तो बेटे जो प्रथम हमारा साप्ताहिक पत्र था हिंदी का वो 1.5 साल चला था। उदंत मार्तंड बेटा हिंदी का साप्ताहिक था। जुगल किशोर जी इसके संपादक थे। अज्ञे किस साहित्यकार को कहा जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को, रामधारी सिंह दिनकर को, पांडे बीचन शर्मा को, दुष्यंत कुमार को। तो बेटे अज्ञे के नाम से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे माने जाने जाते हैं। अज्ञे की उपाधि इनको जैनेन्द्र ने दी थी बेटे। और बेटे अज्ञे का जन्म कुशीनगर 1911 में कुशीनगर में हुआ था भाई। आगे बढ़ते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो बेटा पृथ्वी पुत्र, पद्मावत संजीवनी व्याख्या। उसके बाद बेटे इसका सी ऑप्शन है प्यारे बच्चे जल्दी से खुल जाओ भाई। इसका सी ऑप्शन है जी 56 का सी, हाँ जी, वेद विद्या, मातृभूमि, कला और संस्कृति। तो प्यारे बच्चों 56 के लिए अगर हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन बेटा इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57वीं। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है।
हिंदी की कौन सी सबसे पहले साहित्यिक रचना है बेटे? तो चर्यापद, भविष्यत कहा, कहा है ये काल की जगह बेटे, यहाँ कहा कर देना, या तो कहा कर देना या फिर कथा कर देना जी। सर्वाकाचार, प्राकृत प्रकाश, तो बेटा हिंदी की जो प्रथम साहित्यिक रचना है वो सर्वाकाचार मानी जाती है, जिसके रचनाकार देवसेन है बेटा। देवसेन भी जैन ही थे, तो आदिकाल में सबसे ज्यादा साहित्य जैनों का लिखा गया। कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है, यह कथन किसका है? कि भी कविता का जो ज्ञान है किसी भी कवि की व्यक्तिगत साधना की ही उपलब्धि है। ए है हीगेल, बी है वर्ड्सवर्थ, सी है इमर्सन, डी है इलियट। तो बेटा ये जो कथन है प्यारे बच्चों वर्ड्सवर्थ का है भी। वर्ड्सवर्थ काफी अच्छे कवि हैं, इंग्लैंड से संबंध है बेटा इसका, बहुत बढ़िया कवि हैं वर्ड्सवर्थ जी। कबीर के गुरु थे चरणदास, रैदास, रामानंद, शंकराचार्य। तो बेटे भक्ति कालीन कवि कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे बेटे। रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें से एक कबीर भी थे। कबीर और रैदास दोनों ही रामानंद जी के शिष्य थे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बेटे हमारा सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। रस को, अलंकार को रस से मुक्ति भामह ने दिलाई थी। तो बेटे जी ऑप्शन ए है भामह, ऑप्शन बी वामन, ऑप्शन सी कुंतक, ऑप्शन डी है शंकुक। तो बेटे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं, जिनका जन्म छठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता। बेटे ये कश्मीर के निवासी थे जी भामह। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रतिभा को भट्टोत कवि ने नवनोमेदी शालिनी प्रज्ञा कहा है। प्रतिभा को अभिनव गुप्त ने अपूर्व वस्तु निर्माण समा प्रज्ञा कहा है। प्रतिभा को भावयत्री प्रतिभा पाठक या सहृदय में होती, ये कथन प्रतिभा के बारे में जी। मम्मट ने प्रतिभा के लिए अभ्यास शब्द का प्रयोग किया। तो प्यारे बच्चों आपको क्या लगता है कि प्रतिभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? मम्मट ने प्रतिभा के लिए अभ्यास शब्द का प्रयोग किया, ये डी गलत है भाई। इस हिसाब से आपका डी गलत हो जाएगा और सारे ऑप्शन ठीक हैं जी। आगे बढ़ते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने काव्य की प्रेरणा किससे मानी? कि काव्य लिखने की प्रेरणा किससे मिलती है? ए है सहजता, बी है अनुभूति, सी है वासना या दमन, डी है अभ्यास। तो भी नंद दुलारे वाजपेयी क्या मानते हैं कि काव्य लिखने की प्रेरणा अनुभूति से होती है, कि जैसा इंसान अनुभूति करता है वो अनुभूति फिर उसको बेचैन कर देती है और फिर बेटा वो काव्य लिखने लग जाता है, कोई भी कवि वही। बड़ी प्यारे बच्चों आगे, काव्य प्रयोजन का सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है? ए भामहकृत काव्यालंकार में, बी दंडीकृत काव्यादर्श में, वर्तमुनिकृत नाट्यशास्त्र में, और डी है भाई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों वर्तमुनिकृत नाट्यशास्त्र में सबसे पहले काव्य प्रयोजन के बारे में बताया गया है भाई, कि इंसान काव्य लिखने का उसका प्रयोजन क्या है, अर्थ प्राप्ति जी, धर्म कमाना, जो भी है। प्लेटो के काव्य संबंधी विचार मुख्यतः किन कृतियों में उपलब्ध हैं? प्लेटो ने जो अपने काव्य संबंधी विचार रखे थे, प्लेटो ने कहा था कि काव्य सत्य से 3 गुना दूर है। तो ये विचार उसके किस में है? अयोन द क्रिस्टियस, अयोन द रिपब्लिक, फीड्स एंड लाज, उसके बाद बेटे अगला ऑप्शन है लाज एंड कर्टियस। तो बेटे प्लेटो के जो काव्य संबंधी जो विचार हैं प्यारे बच्चों, वो आपके अयोन तथा रिपब्लिक जो रचना है इनकी उसमें है, अयोन रिपब्लिक। भाई प्यारे बच्चे ये इसी की रचना है। प्रकृति संस्कृतम तंत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम। देखिए प्राकृत भाषा के बारे में बताया गया है। प्राकृत का और संस्कृत भाषा का क्या संबंध है बेटे जी? तो निम्नलिखित में से किसने कहा? भामह ने, पाणिनि ने, रुद्रट ने या हेमचंद्र ने? तो प्यारे बच्चों प्राकृत भाषा में जो व्याकरण लिखा था वो लिखा था बेटे हेमचंद्र ने, इसीलिए प्राकृत भाषा को इसने जी प्रकृति का स्वरूप मान्या है और ये मान्या संस्कृत उसी से निकली है। हेमचंद्र डी फॉर डन हो जाएगा बेटे, कि भी प्राकृत से संस्कृत का जन्म मानने वाले विद्वान हेमचंद्र जी हैं जी। गौड़बहो निम्नलिखित में से किसकी रचना है? देखिएगा ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है बेटा। गौड़बहो ये किसकी रचना है? वाक्पति राज की, हेमचंद्र की, वर रुचि की या फिर
भरत भूमि की। तो प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ये। आप बताएंगे कि ये गौड़ बहो किसकी रचना है। 66वां प्रश्न है बेटे, वाक्पति राज का ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। ए ऑप्शन बेटे बिल्कुल ठीक है। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। वाक्पति राज की, वररुचि की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो बेटे ये हो जाएगा वररुचि की रचना है बेटे प्राकृत प्रकाश। ये भी व्याकरण संबंधी ग्रंथ है भाई। बढ़ते हैं आगे। चल टाइप का आविष्कार किसने किया। देखिएगा टाइपराइटर का आविष्कार गुडेनबर्ग ने किया था। तो यूं करा चल कि कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं हम। तो बेलग्राइम, बेयर्स, रोटेजन या फिर गुटेनबर्ग। बेटे प्यारे बच्चों डी फॉर गुटेनबर्ग जर्मन का रहने वाला था। इसी के बाद ये टाइप जो आप टाइपिंग करते हैं तो जो टाइपराइटर है इसका आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। जो एक स्थान से दूसरे स्थान, नहीं तो पहले छापे होते थे बेटे, वो छापा खाने में मोर के टाइप में छापा मारते थे। पहला टाइपराइटर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है गुटेनबर्ग बेटे जर्मनी के रहने वाले थे वे। बढ़ते बेटा आगे। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने जी। विश्व की पहली छपी पुस्तक बाइबल में, ये बेटे आपके 11th-12th में जो अभिव्यक्ति वाला पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। विश्व की पहली छपी पुस्तक बाइबल में कितनी पंक्तियां थी। 1028, 1128, 528 या 428। प्यारे बच्चों इसका उत्तर है आपका डी। भाई बाइबल में जो पहली बार बाइबल पुस्तक छपी उसमें 428 पंक्तियां थी भाई, जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता एक रचनाशील विद्या है, इसके बगैर समाज को बदल पाना संभव है। अतः पत्रकार को अपने दायित्व का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैरों की छालों से इतिहास रचा जाएगा। ये कथन है बेटे गांधी जी का, माखनलाल चतुर्वेदी का, महादेव वर्मा का या रामचंद्र शुक्ल का। तो बेटे पत्रकारिता के बारे में ये कथन महादेवी वर्मा ने कहा था। बढ़ते हैं भाई कि पत्रकारिता एक रचनाशील विद्या है, याद रखना आ जाता कई बार। महात्मा में संधि विच्छेद होगा जी व्याकरण, क्योंकि बेटे उन्होंने बताया कि भी व्याकरण भी आएगा और साहित्य भी आएगा और एनसीईआरटी भी आएगी और शिक्षण से भी प्रश्न होंगे। तो पर देखिएगा महात्मा में संधि विच्छेद होगा बेटे महाजमा आत्मा पहला ऑप्शन, दूसरा है महजमात्मा, ये यहाँ टाइपिंग एरर है भाई। सी है महजमात्मा और डी है ये फिर टाइप मिस्टेक महाजमात्मा। तो बेटे ये हो जाएगा आपका ए। आ के आगे बेटे आ गया प्यारे बच्चों, तो आ बन जाएगा महात्मा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्यारे बच्चों मैंने बताया था जिस समास में पहला पद अव्यय हो जी, तो प्रतिदिन में अव्ययभाव बहुव्रीहि द्विगु या कर्मधारी है। तो प्यारे बच्चों प्रतिदिन में अव्ययभाव समास है, क्योंकि पहला पद इसमें प्रति है और वो अव्यय है। प्रति हो, यथा हो, आ हो, ये बेटे सारे के सारे भर हो, ये अव्यय शब्द हैं। वह का उच्चारण स्थान है, जो वह जो ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान है तालु, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ या मूर्धावी। तो वह का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों दंतोष्ठ है, जो दंत और ओष्ठों से बोला जाता है। वैसे वह अंतस्थ ध्वनि है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी है। मित्र, अपनापन, कठोर या गुच्छा। तो बेटे अपना से अपनापन बना है, ये भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी है। बढ़ते हैं आगे। यह लड़का चतुर है, वाक्य में यह शब्द है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या क्रिया। बेटे अगर कई बार ऐसा हो जाता है संज्ञा से ठीक पहले जब सर्वनाम आता है और उसकी विशेषता बताई जाती है, तो प्यारे बच्चों वो सर्वनाम विशेषण बन जाता है सार्वनामिक। तो बेटे इसका उत्तर हो जाएगा सी। ध्यान से रखना, इस पेपर में बेटे ऐसे गलती कराता हुआ से बड़े प्यार से गलती कर देते हैं आप जी। चलो भाई आगे। प्यारे बच्चों कौन सी कर्मक क्रिया है। हंसना, पढ़ना, रोना या मुस्कुराना। आपको बतानी है इसमें से कौन सी कर्मक क्रिया है। तो बेटा बी, पढ़ना कर्मक क्रिया है, हंसना भी कर्मक है, रोना भी और मुस्कुराना भी। तो बेटे पढ़ना कर्मक क्रिया है। किस शब्द में पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ध्यान से करना भी आए हैं पेपर में ये परलोक, परसर्ग, परमात्मा और परहित। तो बेटे जो परमात्मा शब्द है इसमें पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। पर जमा लोक हो जाएगा, पर जमा सर्ग हो जाएगा, पर जमा हित हो जाएगा, ये परम जमा आत्मा।
तो बेटे सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में नए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात खाना, खान, जामन, धड़कन। तो आप बताएं किस में नए प्रत्यय नहीं है। खाना में नए प्रत्यय नहीं है भाई, खाना में आ प्रत्यय है, खान जमा आ, खान में नए प्रत्यय है, जामन में नए प्रत्यय है, और प्यारे बच्चों धड़कन में। कौन सा शब्द पुर्तगाली का है, चॉकलेट, इस्पात, जर्सी, टाई। तो प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं पुर्तगाली की तो इस्पात जो शब्द है वो पुर्तगाली का है भाई जी। चॉकलेट, जर्सी सुनी रखा होगा आपने, काफी ज्यादा सुनते हैं आप ये। बढ़ते हैं बेटे आगे। वनराज के वनराज ने अनुपमा को काव्या के लिए छोड़ दिया जी। वनराज ने अनुपमा को काव्या के लिए छोड़ दिया। वाक्य में कारक है कर्ता और संप्रदान, कर्ता और कर्म, कर्ता, कर्म और संप्रदान, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसमें तीन कारक हैं, कर्ता, कर्म और संप्रदान। तो बेटे कर्ता है वनराज, वनराज ने, और बेटे कर्म है जी कर्म है अनुपमा, और संप्रदान है बेटे काव्या के लिए। तो बेटा इसमें तीन कारक हैं, कर्ता, कर्म और संप्रदान जी। तो ये ना सोचें कि जहां पर को आएगा वहीं पर कर्म आएगा, आगे हो सकता है। दोपहर को सूर्य अपने चरम पर चमकता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है जी, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक। तो बेटा दोपहर का समय बताया है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा कालवाचक, अर्थात ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते बेटे, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 82, फटाफट जी। गधा का तत्समरूप है, गधा जो है उसका आपको तत्समरूप बताना है। लीजिए भाई चार ऑप्शन आपके सामने। तो बेटा गधर्भ, गध, और बेटे गिरहद और गर्धभ। तो बेटे गधा जो है उसका आपको बताना है यहाँ पर तत्समरूप। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 82 इसका जो तत्समरूप है वो है गर्धभ, डी हो जाएगा। थोड़ा हाँ वर्तनी देख लेना भाई, कई बार हम वर्तनी में गलती कर देते हैं। बढ़ते हैं भैया आगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, मात्र और मातृ ये श्रुत संभिन्नार्थी है, तो क्या मतलब है इनका। मात्र का मतलब केवल और मातृ का मतलब माता होता है। तो बेटे ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मात्र केवल और मातृ बोले तो माता, मात्रा नहीं, जन्म नहीं, माँ नहीं, दूसरा नहीं हुई। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 84, सांप ससुंदर की हालात। ये भी सांप ससुंदर की हालात, ये प्यारे बच्चों ये आपका जी लोकोक्ति है। दूसरे का पीछा करना, शीघ्रता से भागना, जान बचाना और दुविधा में पड़ना। तो बेटे सांप ससुंदर की वो दुविधा में पड़ जाता है जी, बिल्कुल डी, दुविधा में पड़ना, ये है बेटा इसका मतलब भाई। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, रहस्य जान लेना, बिना देखे सब कुछ जान लेना, मूर्ख से बुद्धिमानी की बात, डी कम गुणी व्यक्ति से महान कार्य। बड़े हुए बहुत बढ़िया। देखिए आप मूर्ख से बुद्धिमानी की बात करना, मूर्ख व्यक्ति से बुद्धिमानी की बात करना होता है। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, कि भी ये बड़ा किया जी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशि, गुलाब, मार्तंड, दिवाकर। तो बेटे शशि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, गुलाब नहीं है, मार्तंड नहीं है, दिवाकर नहीं है। उधार का विलोम शब्द है नकद, नगद, या फिर दहार, या फिर खरा। बेटे ऐसे देगा तो ये जो पहले वाला ऑप्शन है ये शुद्ध वर्तनी है, ये अशुद्ध है। नगद हम बोलने में नगद बोलते हैं लेकिन लिखा जाता है शुद्ध जो है नकद होता है, हम गलती से उसको नगद बोल देते हैं, ये क्षेत्रीय प्रभाव है भाई। मैं आप ही पढ़ लूंगा, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है भाई जी। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निज। मैं आप ही पढ़ लूंगा तो बेटा ये निज वाचक है। आप हो, स्वयं हो, खुद हो, अपने आप हो, तो बेटा ये निज में चला जाएगा। बढ़ते हैं आगे। गुरुजी अभी अभी कक्षा में आए हैं, वाक्य में काल है सामान्य वर्तमान,
संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, आसनभूत। अभी अभी कक्षा में आए हैं बेटा, ये हो जाएगा डी, क्योंकि क्रिया यहाँ पर पूरी हो चुकी है भाई। बढ़ते हैं बेटे आगे। अगला जो क्वेश्चन है, तन्वी पंघाल मधुर गाती है, वाक्य में उद्देश्य है। तन्वी, तन्वी पंघाल मधुर, मधुर गाती है। उद्देश्य बेटे वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, उद्देश्य जो कहा जाता है विध है, तो तन्वी पंघाल के बारे में कहा गया है, तो बेटा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, 91वां क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में काव्य खाली स्थान। ये भी यहाँ से शिक्षण शुरू है आपका, वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है। भाषा कक्षा में काव्य, कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए, समझने, सराहने और आनंद लेने के लिए कविता और कवि के बारे में देख। तो बेटा इसका उत्तर हो जाएगा सी, कि कक्षा में समझने, सराहने, उन बच्चों को आनंद आए, इस ऐसे काव्य को पढ़ाया जाना चाहिए भाई। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है। ए भाई, एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है। ए तकनीकी शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि के लिए। बी शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रतिविधियों का उपयोग करने के लिए। सी है उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत एवं कमजोर श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए। तो बेटा अगला ऑप्शन अगले पेज पर जाएगा जी, अगला पेज अभी लीजिएगा, डी ऑप्शन देखते हैं जी, डी ऑप्शन है, भाषा की कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करने के उद्देश्य के लिए। तो एक भाषा शिक्षक किस उद्देश्य को लेकर ये करता है, तो बेटे बिल्कुल डी ही इसका उत्तर है, भाषा की कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण और शिक्षक सामग्री का प्रयोग किया जाए भाई। डी बिल्कुल ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे। पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयाँ, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया, उसे कहते हैं उपलब्धि परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, श्रेणी परीक्षण या फिर निदानात्मक। कमियों को ज्ञात करना है तो बेटे फिर निदानात्मक हो जाएगा, निदान का काम ही है बच्चे की कमी पता लगाना जी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही है। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के प्रमाण प्रदान करता है, यह विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है, यह विद्यार्थियों के चिंतन को पोषित करता है तथा अपने अधिगम की स्वयं निगरानी करने में सहायता करता है। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम का एक बार का किया जाने वाला आकलन है। तो बेटे इसका उत्तर हो जाएगा बी, यह एक मिनट प्यारे बच्चों, इसमें आएगा पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में कौन सा प्रमाण नहीं देता, इसमें नहीं लगा लेना बेटा, यहाँ हो जाएगा बी भाई, और बाकी सारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है भाई। व्याकरण की कक्षा में हमें पहले व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए, सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए, अनियमित रूप से व्याख्या करनी चाहिए यदि कोई हो तो, इसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। तो बेटे आप बताएं एक बार जरा कि भाई व्याकरण की कक्षा में क्या करना चाहिए हमें पहले। तो बेटा हमें व्याकरण की कक्षा में बेटे पहले सामान्य चर्चा के द्वारा अर्थात आगमन से निगमन विधि की तरफ जाएंगे, तो हम सामान्य चर्चा करेंगे जी। मैं इसलिए साइड में हो जाता हूं ताकि बेटे आपको दिखाई दे। कभी ये कई बच्चे सोचते हैं कि सर आपका चेहरा दिखता नहीं, तो इसीलिए बेटे साइड में करना पड़ता है क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा फिर। हाँ जी, संदर्भ में व्याकरण पर जोर, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना, विषय वस्तु का अनुवाद करना, नियमों का अति सामान्यकरण। बेटे डी हो जाएगा कि भी वो नियम बिल्कुल सिंपल लगे, इस तरह से पढ़ाएं कि वो नियम बच्चे को मुश्किल ना हो और वो तुरंत उसको पढ़ लेगा फिर वही। उदाहरण से सामान्यकरण की यात्रा है, आगमन, आगमन, निगमन, उपदेशनात्मक या प्रत्यक्ष। भाई आगमन में होता पहले उदाहरण और फिर सामान्यकरण, बेटा ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चे आगे। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने की सिद्धांत में से एक है ए प्रत्येक आयु वर्ग के जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए।
सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से सत्र अनुसार होनी चाहिए। किसी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती, सामग्री छोटी तथा सीमित हो तो बेटे सामग्री औचित्यपूर्ण, औचित्य मतलब वो किस उद्देश्य के लिए चुनी गई है और उस बच्चे का मानसिक स्तर देख के तभी वो सामग्री का निर्माण करे। अगर आप भाषा की या किसी के भी पाठ्य पुस्तक या सामग्री का निर्माण कर रहे हैं। 99वां प्रश्न है, भाषा अर्जन होता है जब, इसके ऑप्शन है भी आगे, भाषा अर्जन होता है जब, बताएगा भी कब होता भाषा अर्जन, आपके सामने खुले हुए हैं भाई इसके ऑप्शन लीजिए। पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन कब होता है जी, ये ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। बच्चा बिना सचेतन ध्यान से भाषा, तो बेटे बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, वहां पर बच्चा अपने आप भाषा सीखता है या उसके नियम या जो भी। जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके खाली स्थान के आकलन में सहायता करता है, साहित्य के ज्ञान में, बोलने में निपुणता में, अभिनय के गुण में या अवबोधन में। तो बेटा ये हो जाएगा अभिनय के गुण, क्योंकि अभिनय गुण में बोलना भी अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थी KVS PGT हिंदी की टेस्ट सीरीज 2। अगली टेस्ट सीरीज लेके मैं बहुत जल्दी हाजिर हूँगा और पहले कराएंगे बेटे उसके बाद एक फिर TGT KVS के टेस्ट कराएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और बेटे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। प्यारे बच्चों बहुत जल्दी ही हाजिर हूँगा मैं एक अगली टेस्ट सीरीज लेके, तब तक आप इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।